हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 का चैप्टर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले हम दो केसेस को समझेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला केस होगा जब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर, वो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फर्स्ट केस तो हम ये डिस्कस करेंगे कि तब क्या होगा कंडक्टर के अंदर जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड केस होगा। तब हम देखेंगे कि जो हमारा कंडक्टर है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कंडक्टर के अंदर। तब क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं जब हमारे कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर 0 होगी, तब क्या होगा। तो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है, यानी आपका क्लास +2 का जो है वो फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंदर हमने वो सारे फिनोमिना देखते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है, तब कौन कौन से फिनोमिना होते हैं वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है कि जो हमारा कंडक्टर है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होती है। ठीक है, अब जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करते हैं वो हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करते हैं। आइसोलेटेड का मतलब एक अकेला कंडक्टर। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कि हमारे पास ये आयरन का हम एक टुकड़ा ले लेते हैं, तो इस आयरन के टुकड़े में क्या होते हैं, आयरन क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव भी करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन जब भी हम किसी लोहे के टुकड़े को छूते हैं तो वो करंट तो नहीं मारता, तो इसका मतलब इसका रीजन क्या है। तो जब हम देखते हैं कि हम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है कंडक्टर के अंदर, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जो आयरन का कोई पीस लिया है हमने, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं, तो इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये रैंडमली मूव करते हैं। और कितनी वेलोसिटी से मूव करते हैं, 10⁵ मीटर पर सेकेंड से। ये अपने आप में बहुत लार्ज वेलोसिटी है। तो इतनी वेलोसिटी से रैंडमली इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करते रहते हैं कंडक्टर के अंदर। और जिस वेलोसिटी से ये मूव करते हैं उसे कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, और इसको हम यू से डिनोट करते हैं। थर्मल वेलोसिटी क्यों बोला, क्योंकि जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि इन्वायरमेंट में हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, और मान लो कंडक्टर का जो है वो 25 डिग्री टेम्परेचर है, तो जो ये कंडक्टर होगा ये इन्वायरमेंट से हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करके रेंडमली मूव करेंगे। लेकिन रेंडमली मूव करते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता, तो इसका कारण क्या है कि जब भी आपका मतलब कोई, जैसे ये हमारे पास एक बड़ा बना लेते हैं इसको, जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है, तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम डिस्कस करें तो एक, जैसे हम माने कि ये कॉपर का है, तो कॉपर के अंदर 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10⁻29। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं तो ये क्या है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो टोटली एट लास्ट में क्या होगा
कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दूसरे की वेलोसिटी को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो कैंसिल कर देंगे। और जो हमारे पास नेट हमारे पास थर्मल वेलोसिटी आती है ना किसी भी कंडक्टर की, वो किसके इक्वल आती है, जीरो के इक्वल आती है। नेट एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो किसके इक्वल आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। क्यों जीरो के इक्वल आएगी, क्योंकि जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर मूव कर रहा है, कोई उधर मूव कर रहा है, कोई ऊपर कर रहा है, कोई नीचे कर रहा है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इस कारण हमारे कंडक्टर की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, जो कि 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड होती है, अगर हम अप्रोक्सीमेट देखें तो वो किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने ले ली, सेकंड की ले ली, और सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को हमने थर्मल वेलोसिटी कहें तो थर्मल वेलोसिटी को हम ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हमारे पास जो क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी तो जीरो के इक्वल होगी, बट एवरेज स्पीड जीरो के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कोई इधर मूव कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस जो है वो मतलब कवर करेंगे, तो स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ ऐड होगा, मतलब एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट केस ही डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला जो बुकों में मेंशन रहता है वो तो यही रहता है कि जो हमारा थर्मल वेलोसिटी है वो जीरो रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। बट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक और केस। यहाँ पर देखो, जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगा भी देते हैं, जैसे कि हमारा ये कंडक्टर है, इसको सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमारा कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट लगा दी। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इस तरह से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे देते हैं हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दे दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है कि मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उनके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है, और फोर्स कैसा लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर मूव करना शुरू कर देंगे इस तरफ, तो इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा इस एंड पर, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर छोड़ के आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो अगर हम इसको और अच्छी तरह से बोले तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या नाम देते हैं, ई इंड्यूस, क्योंकि ये इंड्यूस हुई है ना, क्या हुई है, ये इंड्यूस हुई है, तो इसको नाम देते हैं हम ई इंड्यूस। ये तो हमने लगाई थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाते ही जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हुए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इस वजह से भी इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, जिसे हम बोलते हैं ई इंड्यूस। और जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ के आए हैं कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है, तो उसका रीजन ये भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स है वो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर इंड्यूस कर लेते हैं जितनी की हम लगाते हैं, और नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के अंदर। मतलब देखो, जो एक्सटर्नल हमने लगाई थी इस तरफ, और जो इंड्यूस है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, है ना,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ई इंड्यूस बनेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी ई एक्सटर्नल के, और जो नेट होगी वो कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो दोनों के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगी। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर पर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे इसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब हमारे पास कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास पॉजिटिव, और इस तरफ क्या बनेगा नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, एक्यूमुलेट का मतलब जमा होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर जमा हो जाएंगे ये, ठीक है, इसके बाद कहीं मूव नहीं करेंगे। एंड और हम इसको बोले तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी जिसको हमने नाम दिया ई इंड्यूस, और जो ई एक्सटर्नल है वो किसके इक्वल हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ ई इंड्यूस के, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी हमारे पास। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जब हमारे कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका एक डेली लाइफ में आपने सुना भी होगा कि जब बोलते हैं कि जब बिजली गिरती है तो हमें एक कार के अंदर बैठे रहना चाहिए, क्योंकि जो चार्ज है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कार के सरफेस के ऊपर आ जाएगा, अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो मतलब वहां पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसलिए जो है वो पर्सन जो है वो सेव रहता है, जब भी कोई बिजली गिरती है तो गाड़ी के अंदर पर्सन जो है वो सेव रहता है, ये इसका कारण है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस हमारा क्या है, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर 0 नहीं होती, ठीक है। 0 नहीं होगी मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कंडक्टर के अंदर। तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले केस में किया था, यहाँ पर देखो ये हमारा कंडक्टर है और यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जिसको मैंने नाम दिया है ई एक्सटर्नल, मतलब बाहर से ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब आपने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास ये दो एंड्स हैं इसके कंडक्टर के, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज बन गया था और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन गया था, ठीक है। क्या हो गया था, पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज जो है वो यहाँ पे जमा हो गया था, लेकिन इस केस में हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक सेल लगाओ या बैटरी लगा दी है और इसको हमने बी पोटेंशियल की एक बैटरी लगा दी है। अब ये चार्ज यहाँ पर जमा नहीं रहेगा, बल्कि जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस चार्ज को यहाँ पर खींच लेगा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो मतलब अब ये चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया सर्किट के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये चार्ज यहाँ पर क्या है, ये ई इंड्यूस कैसे बनी थी, इलेक्ट्रॉन के इधर मूव करने से बनी थी। तो अब जो है हम कंसीडर करेंगे कि जो ई इंड्यूस है वो नियरली जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे ई इंड्यूस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एक्सटर्नल तो हम बाहर से दे रहे हैं, ठीक है, वो तो हमारा अलग केस है, एक्सटर्नल का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो ई इंड्यूस क्या है, अब चार्ज के मूव करने से क्या होगी, ई इंड्यूस कम होना शुरू हो जाएगी, तो हम मान लेते हैं कि ई इंड्यूस नियरली 0 है, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है, फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किसे लगता है, ई एक्सटर्नल हम इधर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो है वो अपोजिट टू डायरेक्शन लगता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। कितना फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगता है। जैसे हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना फोर्स लगता है, क्या वो ई के, और यहाँ पर चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है तो ई लिख लिया, और ई क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला इलेक्ट्रिक उसमें पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं पढ़ा हो तो मैं एक बार याद दिला देती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम कैसे डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते थे कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, यहाँ से फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही होती है। तो यहाँ से हमें फोर्स निकालना है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, ई क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ई क्यू के, ई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर
इलेक्ट्रॉन है ई, ये है। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि फोर्स जो लगेगा अब इलेक्ट्रॉन पर वो ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। नेगेटिव साइन का ये मतलब है, ठीक है। इतना फोर्स लग गया। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स पर यूनिट मास के इक्वल होता है। ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फोर्स पर यूनिट मास के इक्वल होता है। तो फोर्स की वैल्यू अभी हमने पीछे देखी है, किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। ये नेगेटिव साइन क्या है, इसलिए नहीं आया है नेगेटिव साइन की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी अपॉन में एम। अब हम देखो, अब हम क्या सोचेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब उसकी हम ऐसा महसूस करेंगे कि जो एक्सेलरेशन लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उससे क्या होगा, एक्सेलरेशन लग रहा है इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए। अब हमने बेसिक्स में मैंने आपको बताया था कि स्पीड इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करते, वहां हम शुरू हो जाता है आपका मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर तो ये गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी एक्सेलरेशन लगने से। एक्सेलरेशन तो लगेगा लेकिन वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इंक्रीज, क्योंकि जैसे यहाँ पर देखो आपका जो कंडक्टर था, अब बट इन एक्चुअली रिमेन, जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट क्यों रहेगी, ड्यू टू द कंटीन्यूअस कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द कर्नल्स। अब जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, अब ये कर्नल्स क्या होता है, तो कर्नल्स देखो जैसे कि मान लेते हैं हम ये कॉपर का मेटल ले रखा हमने, तो जो ये कॉपर है इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, Cu पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसी को हम कर्नल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉपर के केस में बात करें तो Cu पॉजिटिव्स क्या है, आपके कर्नल्स हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब एसोलेशन तो लग रहा है इन पर, किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा एसोलेशन, ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो एसोलेशन लग रहा है उससे इनकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव करने चाहिए, लेकिन साथ में ये मूव भी कर रही हैं और इन कर्नल्स के साथ भी भिड़ रही हैं। तो कोलिजन होगा जब कर्नल्स के साथ इनका इलेक्ट्रॉन्स का, तो क्या होगा, जो एनर्जी एक्सेलरेशन की वजह से गेन कर रहे हैं, फोर्स लग रहा है मतलब, उससे जो इनकी वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, वो इस कोलिजन की वजह से क्या हो जाएगी, इनकी गेन की हुई काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट हमें मिलेगा, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव नहीं करेंगे बल्कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे। क्लियर है आपको। यहाँ पर देखो हमने क्या बात सीखी है अभी, हमने ये बात सीखी है कि जब हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाने के बाद बैटरी लगा दी थी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो मूव करना शुरू कर देंगे, जो यहाँ पर दोनों एंड्स पर कंडक्टर के जो दोनों एंड्स पर कंडक्टर के यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज बन गया था हमारा, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज बन गया था, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अब की बार हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाने से ये चार्ज जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। आपके बाद पिछले केस में तो हमने देखा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया था तो वो यहाँ एक्यूमुलेट हो गया था, जमा हो गया था, लेकिन अब बैटरी लगाने से ये जमा नहीं हुआ बल्कि मूव करना शुरू कर देगा। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जो किसकी वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा जो यहाँ पर बना है नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स के इधर मूव करने से बनी है एक ई इंड्यूस। अब हमारे ई इंड्यूस, हम इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये ई इंड्यूस जो है वो नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगी, मतलब वो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना शुरू कर रही है, तो उनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से उनमें एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन से हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं वो एक्सेलरेटेड तो हो रहे हैं, लेकिन साथ में जो कर्नल्स हैं, कॉपर पॉजिटिव हैं, जैसे उन कर्नल से भिड़ रहे हैं, जिनकी वजह से क्या है, उनकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, और ओवरऑल हम कहें तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन मूव विद ए स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन कैसे? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे मूव करेंगे? इस डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर आपको समझ आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो होती है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो हमारी थर्मल वेलोसिटी, साथ में हमारे थर्मल वेलोसिटी से तो रैंडमली मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, जो है वो थर्मल वेलोसिटी से भी मूव कर रहे हैं। इनिशियली तो किससे मूव करेंगे? थर्मल वेलोसिटी से ही मूव कर रहे हैं वो। और फिर जब हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, तो यहाँ पर जो ई इंड्यूस है वो अब यहाँ पर नियरली हम 0 मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या है, उनको इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स लगने से क्या होगा? वो एक्सेलरेटेड होंगे, और एक्सेलरेटेड होकर वो मूव करना शुरू कर देंगे। और लेकिन न वो कोलिजन्स भी होता रहेगा साथ के साथ, और उस कोलिजन्स की वजह से उनकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह जाएगी। ठीक है, और इतनी वेलोसिटी होगी 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम कैसे निकाल देंगे? तो जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं है, बल्कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की हम क्या लेते हैं? एवरेज वेलोसिटी लेंगे। कैसे लेंगे? एवरेज वेलोसिटी। अब आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये है। ठीक है, इसको हम अभी डिराइव करेंगे। तो फिर देख लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी? माइनस ऑफ ई अपॉन एम, और ये क्या है हमारा? टाउ एवरेज। अभी जो ये टाउ है ये क्या होगा? ये आगे आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ एवरेज। तो वीडी जो है, मतलब ये क्या है? वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है सभी इलेक्ट्रॉन्स की, और एवरेज है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन है सिस्टम के अंदर, और उसको n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो जो अब हमारे पास क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम जो है वो यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी है वो कैसी होगी? हमारी थर्मल वेलोसिटी होगी। थर्मल वेलोसिटी इनिशियली तो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग से तभी रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी को, थर्मल एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ए जो है वो एक्सेलरेशन है, और ये T1 T2 ये क्या है हमारा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा है कि जो हमारी थर्मल एवरेज वेलोसिटी होती है वो किसकी इक्वल होती है? 0 के। ए एक्सेलरेशन है, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? टाउ एवरेज। तो हमने इसको क्या लिख दिया यहाँ पर? क्लियर है ये आपको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये तो क्या हो जाएगी? टर्म 0 हो जाएगी। थर्मल एवरेज वेलोसिटी तो हमने पीछे पढ़ा है 0 है, और यहाँ पर ए एक्सेलरेशन, और ये जो है ये क्या है आपका? ए टाउ एवरेज। टाउ एवरेज क्या है? मीन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या एवरेज क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने अभी निकाली है। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स की वैल्यू ये क्या है? ई अपॉन में एम। ई क्या है यहाँ पर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई जो है वो कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब क्या है? कि जो डायरेक्शंस है आपकी इलेक्ट्रॉन की वो अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और टाउ एवरेज क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन हम जाने, तो वो टाइम इंटरवल होता है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच, और इसको हम टाउ से डिनोट कर देते हैं। तो ये मान लो, देखो यहाँ पर हम ये कर्नल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक कर्नल बना देते हैं। कर्नल का मतलब जो एटम्स है जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, मान लेते हैं कॉपर, तो वो क्या बन गया है? कॉपर पॉजिटिव। तो इनको हमने क्या बोला है? कर्नल्स बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कर्नल से यहाँ पर कोलाइड किया, फिर सेकंड कर्नल से यहाँ पर कोलाइड किया, तो इन दो कोलिजन्स के बीच जो टाइम उसको मिलेगा रिलैक्स करने का, तो उसको हम बोलते हैं टाउ। ठीक है, इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को कैसे लिख सकते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को सभी टाइम्स को ऐड कर देंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स के जो रिलैक्सेशन टाइम है उनको ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टाउ एवरेज, यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री पाथ क्या होता है। तो जो फ्री पाथ है ये हमारा डिस्टेंस होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन्स के बीच जो डिस्टेंस है। इसी तरह से जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट कर्नल से कोलाइड किया और यहाँ पे सेकंड कर्नल्स है तो इससे कोलाइड किया, तो इन सक्सेसिव दो कोलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं और मीन फ्री पाथ को हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, सभी मतलब एवरेज ले लेंगे मेन फ्री पाथ का अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन देखते हैं हम कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मीन फ्री पाथ और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में क्या है हमारे पास रिलेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये, तो यहाँ से देख सकते हो स्पीड इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होती है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन एवरेज पाथ हो गया और टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से याद रख सकते हो कि वेलोसिटी क्या होती है, लैम्डा मीन फ्री पाथ अपॉन में एवरेज रिलैक्सेशन पाथ। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रिलेशन क्या है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल के साथ। ठीक है, तो ये एक हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है ये पोटेंशियल वाले सेकंड चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है वो आपका पोटेंशियल के साथ किस तरह से रिलेट होती है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी पोटेंशियल है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। मान लो ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, एल लेंथ है इसकी और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है जो कि वी पोटेंशियल की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, V बाई एल से। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारी अभी पीछे आपने ये रिलेशन पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल होती है, एक्सेलरेशन इनटू में टाउ एवरेज। और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास, और फोर्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ई अपॉन एम। तो यहाँ पर अगर हम पुट करना चाहें इसकी वैल्यू कैपिटल ई की, तो ये इस इक्वेशन में कैपिटल ई की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे V बाई एल। तो जब हम यहाँ पर E कैपिटल E की जगह पे हमने क्या रख दिया, V बाई एल। यहाँ पर V बाई एल किसकी वैल्यू है, यहाँ पर कैपिटल E की। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल में ये रिलेशन आ गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल का। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किस चीज का, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।